नमस्कार दोस्तों, मैं विनय भंडारी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल एकदम बेसिक है, बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट टॉपिक है। अब बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, सबसे पहले हमने इसे समझ। देखिए, इन्वेस्टमेंट से क्या तात्पर्य रहता है हमारा। इन्वेस्टमेंट्स हम क्यों करते हैं? इन्वेस्टमेंट हम कहीं अपना फंड्स एलोकेट करते हैं, कहीं फंड्स हम लगाते हैं, किसी वेंचर्स में लगा सकते हैं या शेयर्स में लगा सकते हैं, बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं, कहीं भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो गोल होता है इन्वेस्टमेंट के लिए क्या रहता है कि हमें आगे जाके एक अच्छा एक डिसेंट सा रिटर्न हमें जनरेट हो। वो जो डिसेंट रिटर्न है वो क्या है, इन्फ्लेशन को एटलीस्ट बीट कर सके। इस चीज का हमने खास ध्यान रखना होता है कि जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को तो बीट कर सके। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हमें हमारे गोल्स सेट करने होते हैं, हमारे जो लक्ष्य होते हैं उन्हें निर्धारित करना होता है। मतलब हमारे जो गोल्स होते हैं उन्हें हमें सेट करना होता है कि हमारे गोल्स क्या है, इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं वो क्या गोल्स लेके हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा जो एम रहता है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को लेके रह सकता है। हमारा एम रह सकता है रिटायरमेंट प्लान को लेके रह सकता है कि रिटायरमेंट के बाद हमारे पास एक अच्छा कॉर्पस हो। फंडिंग, एजुकेशन की फंडिंग के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बाइंग ए होम, एक घर को खरीदने के लिए भी हम एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या घर को फ्लैट खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए, या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, कहीं के लिए भी हम एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है सबसे मेन ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है हमारे गोल्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए, प्रॉपर टाइमिंग्स होनी चाहिए गोल्स की, और उसके हिसाब से ही हमने अपना इन्वेस्टमेंट करना है। और रिटर्न भी उसके हिसाब से हमें जनरेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस बात का हमें खास ध्यान रखना होता है कि जो हमने गोल डिसाइड करा है, जितने साल में, जितने टाइम पीरियड में, जितने टाइम फ्रेम में, वो हमारा जो गोल है वो अचीव होगा नहीं होगा, इस बात का हमने खास ध्यान रखना जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओके, इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमने क्या देखना होता है, जोखिम, हमें हमारा रिस्क देखना होता है। हमारे रिस्क टॉलरेंस क्या है कि मतलब हम कितना रिस्क ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के पीछे। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आपकी एज काफी है, मतलब 50 प्लस है, 60 है, तो तब आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना। जब आपकी एज 50-60 के ऊपर है तो रिस्क आपको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। आपको पूरा प्रॉपर समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास फिर कमाने के लिए कोई साधन नहीं रहेगा 50-60 के बाद। तब आपको बहुत प्रॉपर तरीके से ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप यंग हैं, आपकी एज है 20 है, 22 है, 25 है, तो आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म टाइम देने पर एक बड़ा कॉर्पस जमा हो। सही है। देखिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं वो क्यों करते हैं, वहां पर हमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट में पैसा बहुत अच्छा बनता है, लेकिन वहां पर क्या रहता है, रिस्क भी रहता है। क्या रहता है, रिस्क भी रहता है। लेकिन अगर हमारा टाइम फ्रेम बड़ा है तो वो रिस्क जो है नेग्लिजिबल है, मतलब वो रिस्क एक्चुअल में है ही नहीं। क्योंकि लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में हम पिछले 40 साल से देखते आ रहे हैं कि बाजार हमेशा ऊपर ही गया है। बाजार कभी ऐसा नहीं कि नीचे है तो नीचे ही रह रहा है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा है नीचे की नीचे ही जा रहा है, ऐसा नहीं देखा है। हमने देखा है कि बाजार नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद फिर रिकवर हो जाता है, अच्छी खासी हमें तेजी देखने के लिए मिलती है, फिर करेक्शन आता है बाजार में, फिर रिकवरी हमें देखने के लिए मिलती है। तो हमें ये सब चीजों को समझना है। लेकिन हमारी अगर एज कम है तो हम ये रिस्क ले सकते हैं। हम एक मिड कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप फंड हो गया, वहां भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी एज अच्छी खासी हो गई है, 40 प्लस है, 50 प्लस, 60 प्लस है, तब हमने जो इन्वेस्टमेंट करना है वो ये चीज का ध्यान रखना है कि हमारा रिस्क जो है वो थोड़ा सा कम रहे। उस चीज का हमने खास ध्यान रखना। तो रिस्क को हमेशा ध्यान रखना है जब भी हमने इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, जब रिस्की इन्वेस्टमेंट में, जब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर क्या रहता है, वॉल्टिलिटी रहता है। बाजार ऊपर जाता है, नीचे गिरता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, 2 दिन ऊपर चला, फिर 4 दिन में नीचे गिरा, तो वॉल्टिलिटी बनी रहती है। तो हम अगर अपना होराइजन लंबा रखते हैं तो ये वॉल्टिलिटी को हम इजीली झेल सकते हैं। सही, हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी इस वॉल्टिलिटी। फिर हमने क्या ध्यान रखना होता है, हमने डाइवर्सिफिकेशन का भी ध्यान रखना है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि भाई हमारे पास मानो 100 रुपया है, तो ये 100 रुपया हमने ऐसा नहीं कि किसी एक ही शेयर में लगा दिया या किसी एक ही एसेट क्लास में लगा, ऐसा नहीं करना है। हमारे पास 100 रुपए है तो सही है, हमने 20-30 रुपए, 30 रुपए इक्विटी में लगा दिए, 10 रुपए, 20 रुपए हमने रियल एस्टेट में लगा दिए, या फिर 10 रुपए हमने गोल्ड में लगा दिए, 10 रुपए एफडी में लगा दिए। अर्जेंट फंड रहता है एफडी, फिक्स डिपॉजिट, उसमें भी हमने ध्यान रखना है कि हमने फिक्स डिपॉजिट नहीं करना है, हमने स्विप इन एफडी करना है। उस चीज का ध्यान रखना है, हमने फिक्स डिपॉजिट नहीं करना है, स्विप इन फिक्स डिपॉजिट करना है कि हमें अर्जेंट में पैसे की जरूरत है तो हम एटीएम से जाके निकाल सकें अपनी एफडी के पैसे। तो ये इस बात का भी हमने ध्यान रखना होगा। ओके, जब हम डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रिस्क भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिड्यूस इसलिए भी हो जाता है कि किसी एसेट क्लास में हमें अगर वॉल्टिलिटी देखने के लिए मिल रही है, डाउन साइड देखने के लिए मिल रहा है, तो हो सकता है दूसरा एसेट क्लास हमारे को एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। हमने देखा है मोस्टली ज्यादा जब इक्विटी मार्केट नीचे आता है तो गोल्ड परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, वहां पर हमें देख रहा है। तो हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट गोल्ड साइड में भी होना, लेकिन गोल्ड कौन सा, फिजिकल गोल्ड नहीं। गोल्ड हमारे पास ईटीएफ के रूप में होना चाहिए या फिर बॉन्ड्स के रूप में होना चाहिए। फिजिकल गोल्ड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल गोल्ड तो नुकसान का सौदा है। तो हमारे को जो इन्वेस्टमेंट करना है वो ईटीएफ में कर सकते हैं, गोल्ड के ईटीएफ से।
वहां हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड के बॉन्ड्स में, वहां भी हम इन्वेस्टमेंट। फिर बात आती है एसेट एलोकेशन की। जैसे मैंने बताया डाइवर्सिफिकेशन में बता दिया आपको, एसेट एलोकेशन में हमारा रिस्क टॉलरेंस का भी ध्यान हो जाता है हमने, है ना। इन्वेस्टमेंट गोल्स का भी हम ध्यान रखते हैं एसेट एलोकेशन को देखते हुए। टाइम होराइजन का भी हम ध्यान रखते हैं कि कितने टाइम होराइजन के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किस टाइम होराइजन में हमें किस एसेट क्लास की जरूरत पड़ेगी, कितने फंड की हमें जरूरत पड़ेगी, ये सब चीज को भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। और मार्केट कंडीशंस को भी देखते हैं कि किस मार्केट कंडीशन में हमने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, तो वो भी देखना है। और लमसम एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना है, ये बात ध्यान। हमारे पास मानो अच्छा खासा पैसा है, तो ऐसा नहीं कि सारा का सारा का पैसा हम देख रहे हैं बाजार ऊपर भाग रहा है हमने सारा डाल दिया, नहीं। हमने इनिशियल थोड़ा 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 करके इन्वेस्टमेंट करना होता है, जिसे सिस्टमेटिक बोलते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हमेशा ध्यान में रखें। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात और ध्यान रखना है, थोड़ा सा रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस, इस चीज का हमने ध्यान रखना। हमने ये ध्यान रखना है कि भाई हम कुछ रिसर्च कर सकें, जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ी सी जानकारी ले सके। अब देखो हर आदमी तो एकदम रिसर्च में एक्सपर्ट होगा नहीं, है ना, हर आदमी रिसर्च में एक्सपर्ट नहीं होगा, लेकिन हम कुछ तो हेल्प ले सकें, थोड़ा सा गूगल की हेल्प ले सकें, यूट्यूब की हेल्प ले सकें, या फिर जो भी हमारे प्लेटफॉर्म रहते हैं जहां पर जाके हम थोड़ा सर्च कर सकें कि भाई हम जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पर क्या है, पिछले 10 साल में 15 साल में क्या हमें रिटर्न बना है, वहां पर इस एसेट क्लास ने क्या रिटर्न बना के दिया है। रिसर्च हम गूगल में जाके भी कर सकते हैं, तो वहां से भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि भाई इस एसेट क्लास में हमने पैसा लगाना है नहीं लगाना है, गोल्ड में इस समय पैसा लगाना है नहीं लगाना है, रियल एस्टेट में इस समय पैसा लगाना है नहीं लगाना है, इक्विटी में इस समय पैसा लगाना है नहीं लगाना है। हर चीज का हम एनालिसिस थोड़ा एक रिसर्च बेसिस पे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मेरा ये मानना है कि भाई रिसर्च अगर नहीं आता है तो गूगल पे जाके सर्च करोगे, सारी डिटेल आजकल मिल जाती, सही है। तो ये हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। हम फंडामेंटल देख सकते हैं कि इस एसेट क्लास के क्या फंडामेंटल्स हैं। हम हिस्टोरिक परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है इस एसेट क्लास का, या जहां भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां क्या परफॉर्मेंस है, ये हम देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो रिस्क है, एसोसिएटेड रिस्क है, वो क्या क्या रिस्क है, इसे भी हम समझ सकते हैं कि जिस जगह हम पैसा लगा रहे हैं तो क्या रिस्क है इसके, इस चीज को भी हम थोड़ा समझ सकते हैं। हम मैनेजमेंट क्वालिटी देख सकते हैं कि मैनेजमेंट में क्या क्वालिटी है या नहीं है, ये भी हम देख सकते हैं कि मैनेजमेंट क्वालिटी वाला है नहीं है, मैनेजमेंट का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी हम देख सकते हैं। हम मार्केट के ट्रेंड्स को देख सकते हैं कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, ये भी हम थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, तो उसके हिसाब से भी हम थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट को एलोकेट करते हुए थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट व्हीकल की। निवेश के साधन जो है, निवेश के साधन मीन्स कहाँ कहाँ हम निवेश कर सकते हैं, और साइकिल्स में इन्वेस्टमेंट्स करना होता है। हमने जो इन्वेस्टमेंट करना होता है साइकिल में करना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने इक्विटी में सारा पैसा डाल के बैठ गए 5 साल 10 साल 15 साल तक, ऐसा नहीं है। हमने साइकिल्स देखने की, कब स्टॉक मार्केट गिरता है, किस समय चलता है, तो उस साइकिल्स को समझते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ता है। बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके साइकिल को समझते हुए हमने इन्वेस्टमेंट करना होता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके साइकिल को समझते हुए हमने इन्वेस्टमेंट करना है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके साइकिल को समझते हुए हमने इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये साइकिल को भी समझना बहुत जरूरी रहता है। इन्वेस्टमेंट साइकिल जिसे हम बोलते हैं, इसे भी समझना बहुत। एक और मेन खास बात का ध्यान देना होता है हमें टाइम होराइजन का। टाइम होराइजन में क्या रहता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। जैसे सपोज अगर मेरे को जरूरत है आने वाले 10 साल के बाद पैसे की जरूरत है, मुझे पता है कि 10 साल के बाद मेरे को इस जगह पर यहाँ पर इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो टाइम होराइजन मैंने डिसाइड कर लिया। फिर मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि इस टाइम के अंतर्गत, मतलब इस इतने टाइम के अंदर, अगर सपोज मेरे को एक एग्जांपल में ले रहा हूं कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए आने वाले 10 साल के अंदर, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मुझे ये देख रहा है कि मंथली बेसिस पे मैं कितना इन्वेस्टमेंट करूं, हिस्ट्री देखते हुए कि कितना इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे करूं, कि हिस्ट्री मेरे को पता चल जाए कि हमें इक्विटी से कितना रिटर्न मिलता है, इक्विटी से हमें कितना रिटर्न मिलता है। मानो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 15% हमें साल का रिटर्न अगर इक्विटी से मिलता है, तो उसे हम समझना है कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट मेरे को करना पड़ेगा कि 15% CAGR के हिसाब से अगर मेरा रिटर्न बनता है और कंपाउंडेड बेसिस पे, तो मेरा 10 साल में मेरा जो टारगेट है 1 करोड़ रुपए का, वो अचीव होगा नहीं होगा। इन सब चीजों को समझते हुए हमने इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो टाइम होराइजन का भी हमने ध्यान रखना होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का भी ध्यान रखना होता है। ओके, और जितना लंबा हम टाइम होराइजन रखते हैं, ये बात भी ध्यान रखें, जितना लंबा हम टाइम होराइजन रखेंगे उतना ही हमारा रिस्क भी कम होते चले जाता है। ये बात भी हमने ध्यान रखनी है, हमारा रिस्क कम होते चले जाएगा और रिटर्न भी काफी अच्छे बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम कंपाउंडेड बेसिस पे बात करते हैं। वहां पर फिर क्या होता है, कंपाउंडेड बेसिस पे हमारा रिटर्न निकलता है। अगर हम मानो 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 20 साल के बाद हमारा जो रिटर्न रहेगा कंपाउंडेड बेसिस पे कितना बन जाएगा, वो काफी बने। हम 2 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करें तो हमारे को बहुत बड़ा रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन अगर वहीं हम 20 साल के लिए कर रहे हैं
तो हमारा जो रिटर्न रहेगा वो काफी बड़ा रिटर्न रहेगा। चाहे इन्वेस्टमेंट हमने सपोज एक लमसम अमाउंट कर दिया, 2 साल में हमारा रिटर्न उतना नहीं बनेगा जितना 20 साल में बने, क्योंकि वहां पे कंपाउंड आए। सही है, तो ये चीज टाइम होरिजन का भी ध्यान रखना है और अपने गोल्स हमने सेट करने हैं। इन सब चीजों को समझते हुए हमने इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये बेसिक्स होते हैं, ये बेसिक्स है इन्वेस्टमेंट के, बहुत ही बेसिक है। बिल्कुल सही है। देखो आप लोग जानते हैं कि हमारा काम एडवांस का है, ऑप्शन सेलिंग का हमारा काम है, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ रिक्वेस्ट आई थी बेसिक्स के ऊपर, तो मैंने कहा कि चलो सही है, एक बेसिक के ऊपर भी हम एक वीडियो बना देते हैं। तो ये बेसिक्स का, अपने इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स का बहुत खास ध्यान रखें। और दूसरा आपको क्या समझना होता है, दूसरा आपको ये समझना होता है कि अगर सपोज मानो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ये बात ध्यान रखना, जिनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस है उन्हें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का भी बहुत ध्यान रखना, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी निकालना होता है उन्हें, तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के लिए हम रेगुलर बेसिस पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर, तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हमारा हो जाता है। रेगुलर बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए अभी हम अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस की बात करें, मानो यहाँ से हमने कोई भी प्रोडक्ट किसी बिजनेसमैन ने यहाँ से एक्सपोर्ट करा, सही है, आज हम ये समझ रहे हैं कि हमारे डॉलर की कीमत चल रही है 82 के आसपास, तो ऐसा भी तो हो सकता है आने वाले टाइम में उसकी कीमत 81 हो जाए या 80 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। आज हम 82 के भाव पर सौदा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि जब हमारे को बाहर से जब पैसा आना हो तो उस समय डॉलर की कीमत 80 हो, 79 हो, 78 हो, तो उस केस में हमें नुकसान हो जाएगा, और वो नुकसान भी काफी बड़ा नुकसान रहेगा। वो नुकसान जो रहेगा वो काफी बड़ा नुकसान रहेगा। तो डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी हमें करते रहनी पड़ती है जिस समय हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस समय हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर हमें पता है कि भाई बाहर से हमें पैसा आना है, तो वो हमने उस चीज का ध्यान रखना होता है। सही है, तो या तो हम क्या करें, या फ्यूचर बेच दें, 1 महीने 2 महीने 3 महीने आगे का फ्यूचर बेच के वहां पर भी हम कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, अपने डॉलर कॉस्ट की एवरेजिंग कर सकते हैं, या फिर रेगुलर बेसिस पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी डॉलर कॉस्ट की एवरेजिंग हो जाती है। सही है, ये चीज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर हमारे को तभी यूज में आएगा जब हमारा बाहर से लेन देन है, जब यूएस डॉलर के हिसाब से हमें पैसा आ रहा है, तो उस हिसाब से तभी हमारे को इस चीज में ध्यान देना होता है। ओके, जैसे हम सिप करते हैं ना, एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की रेगुलर बेसिस पे हमारा पैसा जाए, तो हमारा किसी भी स्टॉक में एक अच्छा एवरेज हो जाए। ऐसा नहीं हो कि हम महंगे भाव पर सारा का सारा पैसा लगा दें किसी स्टॉक में, धीरे धीरे करके एक अच्छा एवरेज बने स्टॉक में हमारा, तो ऐसे ही डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी रहता है। ओके, ये एक एग्जाम्पल में बता। फिर एक बात का हमने और ध्यान देना होता है कि भाई जिस एसेट क्लास में हमने इन्वेस्टमेंट करा है या जिस स्टॉक्स में हमने इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसे हमें मॉनिटर करते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम। डेली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान दीजिएगा। टाइम टू टाइम हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं, उसका रीबैलेंस कर सकते हैं कि सपोज हमने कोई XYZ कंपनी का शेयर लिया है, हमें लग रहा है कि भाई इस सेक्टर में अभी ग्रोथ नहीं है, दूसरा सेक्टर में ग्रोथ है, तो वहां पर फिर हम अपने पोर्टफोलियो को वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब हम रीबैलेंस कर सकते हैं। मानो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे हम देख रहे हैं कि अभी मेटल सेक्टर थोड़ा पिटा हुआ है, कोई आने वाले भविष्य में हमें नहीं दिख रहा है कि कहीं पर कुछ मेटल सेक्टर में हो सकता है। केवल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, इसे आप कोई वो मत समझिएगा कि कोई टिप है, लेकिन ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हमें लग रहा है कि मेटल सेक्टर के अभी ग्रोथ के चांसेस कम है, लेकिन ईवी सेक्टर जो अभी हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेक्टर्स, वहां पर चांसेस बन रहे हैं। तो हम मेटल सेक्टर्स के अगर हमारे पास कुछ पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है, तो वहां से एग्जिट लेके हम अपने ईवी सेक्टर में जा सकते हैं, अपने ऑटो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पर हमें ग्रोथ दिख रही है इस समय, या IT सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है तो वहां पर डाल सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम हमें रीबैलेंस करना होता है अपने पोर्टफोलियो को, तो इसे अपने पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना भी जरूरी है। ऐसा नहीं हमने ले लिए स्टॉक और पड़े हैं 10-10, 15-15 साल के लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, रीबैलेंस भी करना है। जहां पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पर अपनी एंट्री करते रहो, रीबैलेंस करो, प्रॉफिट लो, रीबैलेंस करो। तो रीबैलेंसिंग भी बहुत जरूरी रहता है। तो ये भी बेसिक्स है, इन्वेस्टमेंट का बेसिक ही है ये रीबैलेंस। और सबसे मेन जो आता है वो क्या आता है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रोफेशनल एडवाइस। हमेशा ध्यान रखना कि हर आदमी स्टॉक मार्केट में एकदम परफेक्ट नहीं होगा, और जो नए लोग हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है। आप किसी भी अपने फंड मैनेजर की एडवाइस ले सकते हैं, या फिर कोई भी आपका एडवाइजर हो, जिनसे भी आप एडवाइस लेते हैं तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई कहां पर लगाना चाहिए पैसा, क्यों लगाना चाहिए पैसा इस सेक्टर में, ये सब चीजों को समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं अपने एडवाइजर से। जब क्योंकि देखो, अगर आप बात नहीं करोगे, अपने एडवाइजर से बात नहीं करोगे, नहीं समझोगे, तो फिर कैसे काम चलेगा। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, बात करके समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को यहाँ पर पैसा क्यों लगाना चाहिए, किस जगह लगाना चाहिए, मेरे को इतना मेरा गोल है, कैसे मेरा गोल अचीव होगा, इतने टाइम में मेरे को 5 साल में इतना फंड चाहिए, 10 साल में इतना फंड चाहिए, 20 साल में इतना फंड चाहिए, तो इस गोल को मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको किसी ना किसी अपने एडवाइजर से बात करके ये काम करना पड़ेगा। तो ये राय लेना कोई गलत नहीं है, आप राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं अपने एडवाइजर से
कि भाई कैसे कहां पर हम काम कर सकते हैं। ओके, और सबसे मेन क्या रहता है इन्वेस्टमेंट में, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। देखो ये स्टॉक मार्केट जो है या कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं कोई गारंटी नहीं होती कि इतना रिटर्न मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। गारंटी नहीं रहेगी स्टॉक मार्केट में, तो बिल्कुल गारंटी नहीं रहती कि भाई आपने कोई XYZ कंपनी का शेयर खरीदे तो ऊपर जाएगा, हो सकता है वो नीचे आ जाए, हो सकता है नीचे आ जाए। तो ये सब रिस्क को आपको समझना होता है। रिस्क, मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिस्क को समझो। जब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को, पोजीशन साइजिंग को समझते हो तो आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अच्छी ट्रेडिंग कर सकते हो, अच्छा एक कॉर्पस बना सकते हो। जब आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को समझते हो, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग को अगर आप समझते हो तो आपका एक अच्छा कॉर्पस आप बना सकते हो। लेकिन डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है कि कोई गारंटी नहीं रहती स्टॉक मार्केट में कि पैसा बनेगा ही बनेगा, नुकसान भी हो सकता है। ये बात का भी हमने ध्यान। ओके, धन्यवाद।